हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने AIS को जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं या आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हुए हैं, इवन अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी की हुई है, इसके अलावा अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया हुआ है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके AIS में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक AIS ओपन किया हुआ है, यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप शेयर्स में डील करते हैं या अगर आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हुए हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शेयर्स को सेल किया है, तो आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना होगा और उस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपने सिर्फ परचेज की है, आपने कोई भी सेल आउट नहीं किया है, तो परचेज के केस में हमें ITR 2 फाइल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें ना तो कैपिटल गेन हुआ है ना ही हमें कैपिटल लॉस हुआ है। तो इस केस में आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे AIS में जो हमें शेयर्स की सेल आउट दिख रही है वो और जो हमारे डीमैट अकाउंट की सेल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। AIS में हमें सेल कंसिडरेशन का अमाउंट अलग दिख रहा है और जब हम अपना डीमैट अकाउंट देखते हैं तो वहां पर हमें सेल कंसिडरेशन अलग दिख रहा है। तो इस केस में हमें कौन सी फिगर लेनी है? रिसेंटली ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि अगर आपके AIS में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही हैं, तो आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक सबमिट करने के लिए आपको सेल की एंट्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके पास इस तरह से एंट्रीज एक्सपैंड होकर आ जाती हैं। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो एंट्रीज और एक्सपैंड हो जाएंगी और फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट वाइज एंट्री दिखाने लगता है कि कौन कौन सी डेट में आपने शेयर्स को सेल आउट किया है, या अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो कौन कौन सी डेट में आपने म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया है। यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी का नाम है, साथ ही यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और अगर आप इसे साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लास्ट कॉलम में आपको एक फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं अगर ये एंट्रीज रॉन्ग हैं। AIS की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई एंट्री गलत है तो आप उसके लिए यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर सकते हैं और एंट्री को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में शेयर के ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके पास 200-300 से ज्यादा के यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं या 100 से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं। उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक एंट्री पर यहाँ फीडबैक सबमिट करते रहें, फिर तो पूरा दिन उनका निकल जाएगा और वो यही काम करते रहेंगे कि यहाँ पर फीडबैक सबमिट करते रहेंगे। AIS की एंट्रीज और डीमैट की एंट्रीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ और दिख रहा है और डीमैट में आपको कुछ और दिख रहा है, जो कि मैच करना पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर फीडबैक सबमिट करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी कम एंट्रीज हैं तो आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर दीजिए, लेकिन अगर आपकी एंट्रीज बहुत ज्यादा हैं तो आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट मत करिए। थोड़ी बहुत एंट्रीज का फीडबैक सबमिट कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा एंट्रीज पर फीडबैक सबमिट करना। तो उस केस में आपको करना क्या है, आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन करिए और वहां पर आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करना है। रिपोर्ट सेक्शन में आपको दो तरह के प्रॉफिट लॉस मिलते हैं, एक लिखा होगा प्रॉफिट लॉस और दूसरा लिखा होता है प्रॉफिट लॉस फॉर टैक्स पर्पसेस। आपको टैक्स पर्पसेस वाला प्रॉफिट लॉस डाउनलोड करना है और आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो आप उसी के बेस पर फाइल करेंगे, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट में जो भी एंट्रीज आ रही हैं वो रियल एंट्रीज हैं और जो AIS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पर मिसमैच है। कुछ तो डीमैट के साथ मैच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एंट्रीज मैच नहीं कर रही हैं। अगर आपके AIS और डीमैट में मिसमैच है तो आप अपने डीमैट अकाउंट को बेस मानकर चलिए और अपने डीमैट के बेस पर ही आप अपना ITR फाइल करेंगे। अगर आपने शेयर्स की सेल की है तो आप ITR 2 ही फाइल करेगा, ITR 1 पर मत जाइएगा, भले ही आपके ट्रांजैक्शंस कम हो या छोटी अमाउंट में हो, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। ITR 2 लेंथी जरूर है पर इतना मुश्किल नहीं है। वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है कि ITR 2 की फाइलिंग कैसे की जाती है। अगर शेयर्स में सेल की है आपने तो ITR 2 को ही सिलेक्ट करिएगा। शेयर्स ट्रांजैक्शंस पर टैक्स कैसे लगता है? अगर आपने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में सेल आउट किया है और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो फ्लैट 15% का टैक्स रेट लगता है, और अगर यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 1 लाख रुपए तक का गेन यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर जो आपको गेन होगा उस पर 10% का टैक्स लगता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये आपके नॉर्मल स्लैब रेट में ऐड नहीं होते हैं, इन पर अलग से टैक्स लगता है। और इसके रिवर्स अगर आपको कैपिटल गेन लॉस हुआ है
तो आप लॉस को आगे के 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जब आपको फ्यूचर में कोई इनकम होगी तो वो लॉस उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो अपनी ITR जरूर फाइल करिएगा। बहुत से लोग ITR इसलिए भी फाइल नहीं करते हैं कि लॉस हुआ है तो उन्हें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, इस वजह से वो ITR फाइलिंग मिस करते हैं। पर लॉस के केस में ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कैपिटल गेन के केस में ये गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है कि आप अपना ITR फाइल करें। वीडियो एंड करने से पहले आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है और हमारा गेन 1 लाख रुपए के अंदर ही आ रहा है तो हम इसे शो करना अवॉइड कर दें और ITR 2 की जगह ITR 1 को ही फाइल कर दें। तो ऐसा नहीं है। अगर भले ही आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए के अंदर है, शेयर्स का 1 लाख तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको फाइलिंग नहीं करनी है। आपको ITR 2 की फाइलिंग जरूर करनी है। आपको अपने शेयर्स का गेन जरूर दिखाना है, भले ही वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने ITR 2 फाइल नहीं किया या आपने अपने शेयर्स की ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। नोटिस नहीं भी आता है तो आपका ITR होल्ड पर चला जाएगा और वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। AIS और डीमैट के ट्रांजैक्शंस अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप डीमैट की फिगर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप डीमैट के बेस पर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं और डीमैट में जो आपकी सेल दिख रही है वो सेल यहाँ AIS से कम है, AIS में ज्यादा दिख रही है लेकिन आपके डीमैट में कम दिख रही है और आप डीमैट के बेस पर अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ पर नोटिस आ जाएगा कि आपने यहाँ पर अपनी कम इनकम दिखाई है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो AIS को ही बेस लेकर चलता है। उसे ये नहीं पता कि आपके डीमैट में क्या शो हो रहा है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने कम इनकम दिखाई है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिपार्टमेंट कभी भी ज्यादा इनकम के केस में आपको नोटिस नहीं भेजता है। अगर आपने ज्यादा इनकम फाइल कर दी तो वो नोटिस कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके लिए तो फायदा हो रहा है, उसे ज्यादा टैक्स मिल रहा है। लेकिन अगर आपने कम इनकम दिखा दी तो वो आपको जरूर नोटिस भेजता है, क्योंकि उसका टैक्स कम हो रहा है। अगर आपके पास नोटिस आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है। आपको अपने डीमैट अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेव करके रखना है, आपको रिप्लाई फाइल करना है और आपको अपने डीमैट अकाउंट की प्रॉफिट लॉस की जो शीट है उसे अटैच कर देना है और अपना रिप्लाई फाइल कर देना है कि AIS और डीमैट में मिसमैच है, AIS की फिगर्स रॉन्ग है, इसलिए आपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने ITR की फाइलिंग की है। यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप आराम से अपनी ITR फाइलिंग डीमैट के बेस पर कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।